हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। और जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी हमने कई लेक्चर लिया है। उसके आगे आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी और उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष कमोबेश 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी संभावना है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्या हैं पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है और उसके विभिन्न आयाम की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वॉल्केनो की। जैसा कि दिख रहा होगा, लिखा है वॉल्केनो। वॉल्केनो मींस क्या होता है, ज्वालामुखी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। तो आइए देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो बेसिकली ज्वालामुखी क्या होता है, तो ज्वालामुखी इस धरातल पर, पृथ्वी पर एक प्रकार का वह दरार, छेद होता है, होल होता है, जिससे क्या निकलता है, नीचे से मैग्मा निकलता है। ठीक है, बस ज्वालामुखी को आपको साधारण भाषा में समझना है कि यह धरातल पर एक प्रकार का क्या होता है, दरार या छेद होता है, जहां से क्या निकलता है, नीचे से मैग्मा निकलकर बाहर आता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे इस फिगर में देखा जा सकता है कि इस नली के माध्यम से, ठीक है, इस नली के माध्यम से लगातार यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्मा ऊपर आ रहा है। जब यही मैग्मा ऊपर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, लावा। ठीक है, मैग्मा और लावा में बस डिफरेंस इतना है कि जब धरातल के अंदर गलित चट्टानें रहेंगी तो उसको बोलेंगे मैग्मा, और जब यही चट्टानें ऊपर आ जाएंगे गलित फॉर्म में तो इसको बोलते हैं लावा। ठीक है, बहुत इसमें अगर बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया जाए तो थोड़ा बहुत इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस मिलता है, क्योंकि जब आपका गलित चट्टानें धरातल के अंदर रहती हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी गैसेस शामिल होती हैं, लेकिन जब वही ऊपर आ जाती हैं, जिसको हम लावा बोलते हैं, तो लावा से क्या होता है कि जो गैसें होती हैं वो सीधे कहाँ चली जाती हैं, वायुमंडल में चली जाती हैं। इसलिए मैग्मा और लावा में ये दोनों क्या हो जाते हैं, बेसिक क्या हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं कि मैग्मा में सब वो सारे चीज होते हैं जो धरातल के अंदर होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें भी इनमें होती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। और बहुत सारे क्या होते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं। लेकिन जब यही बाहर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लावा बोलते हैं, तो लावा से गैसें क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं, यानी उसमें गैसें नहीं होती हैं। तो बेसिकली मैग्मा और लावा में ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनो, यानी जो ज्वालामुखी है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, कौन से इसमें भागीदार हैं जो क्या बनाते हैं, ज्वालामुखी पूरा का पूरा बनाते हैं। ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ज्वालामुखी जो होता है उसमें पहले क्या होता है, कुछ गैसेस पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें पहला क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, यानी ज्वालामुखी जो होता है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, गैसों में जलवाष्प पाया जाता है। उसकी मात्रा लगभग कितनी होती है, टोटल गैसों को 100 मान लिया जाए, ठीक है, कि टोटल गैसों को 100 मान लिया जाए तो ये पूरे गैसों का लगभग 60 से 90% अकेले क्या होता है, वाटर वेपर यानी H2O। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, और ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा वाटर वेपर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। इस ऐसे क्या है, बहुत सारी इसमें क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपके वॉल्केनो में क्या सम्मिलित होता है, मैग्मा एंड लावा। वही बात है, मैग्मा क्या है, जो धरातल के अंदर गलित चट्टानें हैं, जब वही ऊपर आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, अब सिलिका की मात्रा के आधार पर ये जो मैग्मा होता है आपको उसको कई भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सिलिका की मात्रा के आधार पे पहला है आपका एसिडिक लावा। क्या होता है, एसिडिक मैग्मा बोलिए या बोलिए आप एसिडिक लावा। क्या होता है, एसिडिक लावा। अब ये चट्टानें ऊपर आ चुकी है तो इसलिए हम इसको लावा बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो एसिडिक लावा क्या होता है, यानी अम्लीय लावा, जिसमें आपका जो ये सिलिका की मात्रा पाई जाती है वो 65 से 85% तक पाई जाती है। यानी एसिडिक लावा वह लावा होगा जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यदि आपने रॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको और बेहतर से समझ में आएंगी। इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं फेल्सपार और क्वार्ट्ज। ये दोनों कैसे खनिज हैं, ये हल्के खनिज हैं। कैसे खनिज हैं, हल्के खनिज हैं। ठीक है, और जो आपका एसिडिक लावा है, ठीक है, जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, उससे कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो उससे बनती हैं ग्रेनाइट एंड
रायोलाइट। ग्रेनाइट एंड रायोलाइट कैसे चट्टाने हैं, आप लोग रात वाला वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये रहा आपका लावा और उसके इसके जितने भी फीचर्स हैं, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको कथन कारण वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कि आपको कई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि जो आपका एसिडिक लावा है ये ग्रेनाइट होता है या बसाल्ट होता है, या इसमें कितनी प्रतिशत पाया जाता है, या इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। एक बात और याद रखना है कि जो ग्रेनाइट और ये रायोलाइट है, ठीक है, ये जो आपका कॉन्टिनेंट है यानी जो आपका महाद्वीप है इसी ग्रेनाइट से बने हुए हैं। चूंकि ग्रेनाइट से बने हुए हैं, और ग्रेनाइट क्या है, एक सैल है। सैल क्या होता है, कई मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। तो इसमें सबसे अधिक मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, फेल्सपार और क्वार्ड, ये हल्के होते हैं। इसलिए आपका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो क्या है, महासागरीय तल की तुलना में आपका हल्का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेसिक लावा। बेसिक लावा क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारीय लावा। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षारीय लावा। इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है 45 से 65% के बीच में। कितने, 45 से 65% के बीच में। ठीक है, इसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एम्फीबोलाइट और ऑल्बिन, साथ ही साथ पायरोक्सिन भी पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 खनिज पाए जाते हैं, एम्फीबोलाइट, ऑल्बिन और पायरोक्सिन। ठीक है, और ये एम्फीबोलाइट, पायरोक्सिन और ऑल्बिन है, ये क्या है, ये भारी खनिज है। क्या है, भारी खनिज है। ठीक है, इनसे निर्मित जो चट्टानें हैं वो कौन कौन सी हैं, गैब्रो और बसाल्ट। यानी गैब्रो और बसाल्ट यानी जो बेसिक लावा होता है उससे किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, तो गैब्रो और बेसाल्ट। गैब्रो बेसाल्ट कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, और ये क्या है, भारी चट्टान है। इन्हीं चट्टानों से मिलकर बना हुआ है आपका ओशन का फ्लोर। इसलिए ओशन के जो ओशियनिक प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, भारी होती हैं, और महाद्वीपीय प्लेट क्या होती हैं, हल्की होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका लावा का प्रकार होता है ये होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लावा क्या होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा एसिड में होती है। क्या होती है, एसिड और बेसिक के मध्य में होती है इसमें सिलिका की मात्रा। ठीक है, अगला आपका क्या है, अल्ट्रा बेसिक। अल्ट्रा बेसिक में क्या होता है कि सिलिका की मात्रा 45% से क्या होती है, नीचे होती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा बेसिक लावा। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपोजिशन में पहला क्या हो गया, गैस हो गया, दूसरा मैग्मा लावा हो गया, तीसरा आपका हो गया पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल उन मटेरियल्स को कहते हैं जो ज्वालामुखी में क्या होते हैं, ज्वालामुखी का निर्माण करने में सहायता करते हैं। जैसे कौन से मैटर हो गए, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है, किसके, चट्टानों के छोटे टुकड़े हो गए, राख हो गए, इसमें बहुत सारे धूल कण हो गए, तो उन सारे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, यानी इन सब जो आपको बताया गया कि रॉक डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है, या चट्टानों के टुकड़े हो गए, या बहुत सारी इसमें क्या हो गए अन्य पदार्थ में शामिल होते हैं, उन सबके समूहन को क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट बोलते हैं। जो आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें बहुत सारे बड़े चट्टाने होते हैं और बहुत सारे छोटे भी चट्टाने होते हैं। तो जो बड़े बड़े चट्टाने होते हैं उनको बोलते हैं बम। उनको क्या बोलते हैं, बम। और जो मटर के दाने के आकार की चट्टाने होती हैं उसको बोलते हैं लैपली। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं आगे। अब तक हमने देखा कि ज्वालामुखी क्या था और ज्वालामुखी का कंपोनेंट्स क्या था। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वोल्केनो के क्लासिफिकेशन के किसके आधार पे, नेचर ऑफ इरप्शन यानी जो उद्गार होता है। ठीक है, तो उद्गार कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या बहुत विस्फोटक उद्गार है या उद्गार बहुत आराम से हो रहा है यानी धीरे धीरे हो रहा है, उसके आधार पे यानी द नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन के आधार पे हम ज्वालामुखी के क्या देखते हैं, ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटकर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, यानी जो उद्गार के प्रकृति है, ठीक है, के आधार पे ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सेंट्रल इरप्शन और दूसरा है फिशर इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन का मतलब होता है केंद्रीय उद्गार और फिशर इरप्शन का मतलब होता है दरारी उद्गार। सेंट्रल का मतलब होता है जब ज्वालामुखी का उद्गार मैग्मा चैम्बर से किसी पाइप से जुड़ा होता है
तो उसको बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल इरप्शन। और फिशर इरप्शन में क्या होता है, इसमें कोई पाइप जैसी संरचना नहीं होती है, बल्कि ऊपर की चट्टानों के हट जाने के कारण दबाव कम हो जाता है और नीचे से जो गलित चट्टानें हैं वो बाहर आने लगती हैं। ठीक है, तो दोनों में बेसिकली यही अंतर होता है। इसका संबंध पाइप से होता है और इसका संबंध दरार से होता है। एक विद्वान थे लैक्रियस, क्या नाम था उनका? लैक्रियस। इन्होंने सेंट्रल इरप्शन जो था आपका केंद्रीय उद्गार था, उसके आधार पर ज्वालामुखी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा था। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 भाग दिया गया है, लेकिन जो लैक्रियस महोदय थे उन्होंने क्या किया था, जो आपका सेंट्रल इरप्शन था यानी केंद्रीय उद्गार था, उसको कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ये भाग थे। इन्होंने बताया जो सेंट्रल इरप्शन है उसमें बताया हवाईयन टाइप यानी हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, तो बेसिकली हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है, इनमें क्या होता है कि लावा जो निकलता है इसमें उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो लावा का गाढ़ापन होता है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी बहुत ही थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। ठीक है, तो जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है ये बहुत ही नॉर्मल ज्वालामुखी होते हैं। इनमें जो उद्गार होता है बहुत ही भयानक नहीं होता है, बल्कि बहुत क्या होता है? आराम से होता है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ पाए हैं? हवाई द्वीप पे पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया हवाईयन ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसमें बहुत ही नॉर्मल उद्गार होता है, क्योंकि इसमें जो मैग्मा पाया जाता है उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ही कम होती है। दूसरा है आपका स्ट्राम्बोलियन टाइप। स्ट्राम्बोलियन जो ज्वालामुखी है ये आपका जो भूमध्य सागर में एक द्वीप है, लिपारी द्वीप है, वहां पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? स्ट्राम्बोली। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया स्ट्राम्बोलियन तुल्य यानी स्ट्राम्बोलियन टाइप। इसमें उद्गार कैसा होता है? हवाईयन से थोड़ा सा क्या होता है? तेज उद्गार होता है। क्या होता है? हवाईयन से थोड़ा क्या होता है? तेज उद्गार होता है। अगला जो टाइप इन्होंने बताया वो बताया वॉल्केनियन टाइप। वॉल्केनियन टाइप का मतलब हुआ वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। ये भी क्या है? आपका भूमध्य सागर में एक द्वीप है, उसका नाम है लिपारी। क्या नाम है? लिपारी द्वीप। उसी पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम रखा गया वॉल्केनियन टाइप ज्वालामुखी। ये काफी भयंकर होते हैं, इनमें उद्गार जो होता है काफी भयंकर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्मा पाया जाता है उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो ये जो नली से जुड़े होते हैं, तो जैसे ही सिलिका इसमें से आकर बाहर निकलता है, एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारा जो आपका मैग्मा रहता है इसमें क्या रहता है? जमा रहता है। तो नीचे से लगातार प्रेशर बनता रहता है, क्योंकि ये जमा रहता है इसलिए आसानी से नहीं निकलता है। जब कभी भी फूटता है, ठीक है, ये टुकड़ा आसमान में उड़ जाता है, यानी बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, और नीचे से मैग्मा तेजी से बहुत क्या होता है? ऊपर आता है। तो ये जो वॉल्केनियन तुल्य है इन दोनों की तुलना में ज्यादा क्या होता है? भयानक होता है। अगला ज्वालामुखी देखें, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है यानी पीलियन टाइप ज्वालामुखी है, एक द्वीप है मार्तनिक द्वीप, ये उसी पे क्या है? पाया जाता है। ये क्या है? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, ये सबसे भयानक होता है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन 5 ज्वालामुखी में उद्गार जो होता है वो सबसे भयानक किसमें होता है, तो किसमें होता है? पीलियन टाइप ज्वालामुखी में। किस ज्वालामुखी में? पीलियन टाइप ज्वालामुखी। क्या हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जो पीलियन टाइप यानी सबसे भयानक जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि नली मैग्मा सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और नली में आकर जम जाता है। इसी नली में जाकर जमने के कारण क्या होता है कि नीचे से लगातार बनता, इस तरह यहाँ पर क्या होता रहता है? एकत्रित होता रहता है। और यही जब नली का जो जम जाता है मैग्मा, नली का उसको बोलते हैं डॉट। तो ये डॉट क्या करता है? इसको तोड़कर जब बाहर निकलता है तो काफी क्या होता है? तेजी के साथ निकलता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे क्या माना जाता है? भयानक माना जाता है। विश्व में बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो पीलियन टाइप के हैं, जैसे आपका इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है कराकाटोवा, और आपका फिलीपींस में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये किस टाइप के ज्वालामुखी हैं? ये आपके हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, अगला जो टाइप है वो है विसुवियस टाइप का। वो क्या है? विसुवियस टाइप का। विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है? ये आपका इटली में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? इटली में ज्वालामुखी है। ठीक है, तो जो इसकी बनावट है वो कॉलीफ्लावर टाइप्स की है, यानी फूल गोभी जो होता है, जैसे फूल गोभी कैसे होता है, ठीक है, तो इस ज्वालामुखी जो उद्गार होता है तो कैसे हो जाता है? इसके आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉलीफ्लावर टाइप। ठीक है,
इस जो विसुवियस ज्वालामुखी है इसकी खोज किसने की थी? तो एक विद्वान थे प्लिनी, क्या नाम था इनका? प्लिनी महोदय। उन्होंने क्या किया था, जो विसुवियस ज्वालामुखी है उसकी क्या की थी? खोज की थी। इसलिए प्लिनी महोदय को विसुवियस ज्वालामुखी का जन्मदाता भी माना जाता है, खोजकर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? खोजकर्ता माना जाता है। इसको ध्यान में रखना है। प्लिनी से पिलियन तुल में आपको कंफ्यूज कराने के लिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कि जो आपका ये है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो आप लोग समझ बैठे कि प्लिनी महोदय ने किसकी खोज की थी? पिलियन टाइप की, क्योंकि दोनों नाम एक जैसे मिलते जुलते, इसलिए आपको सावधान रहना है कि विसुवियस ज्वालामुखी की खोज किसने की थी? तो प्लिनी महोदय ने की थी। तो ये रहा आपका सेंट्रल इरप्शन। अब आइए हम बात करते हैं फिसर इरप्शन की, कि फिसर ये जो दरारी उद्भेदन होता है वो कैसे होता है। दरारी उद्भेदन में क्या होता है? बेसिकली नीचे से दबाव पड़ता है। ठीक है, नीचे से दबाव पड़ने पर क्या होता है कि चट्टानें क्या होती हैं, इधर उधर चली जाती हैं और बीच में के, ठीक है, उसी से ज्वालामुखी क्या होता है, ऊपर क्या आता है? मैग्मा ऊपर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि ये जो दरार बनता है, ठीक है, तो दरार के नीचे से जो मैग्मा आता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा भी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन इस नीचे से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कभी कहीं पर ज्यादा भी पाई जाती है, कहीं पर क्या होता है? कम भी पाया जाता है। वैसे बेसिकली ये देखा जाता है कि फिसर वाले में हमेशा सिलिका की मात्रा बहुत क्या होती है? कम होती है। इसलिए ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, इसलिए क्या है? बहुत दूर तक फैलता है। और फिसर इरप्शन के कारण ही बहुत सारे लावा प्लेटू बने हुए हैं, बहुत सारे लावा प्लेन का निर्माण हुआ है। जैसे भारत में दक्कन प्लेटू, तो दक्कन प्लेटू किसका एग्जाम्पल है? फिसर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? दरारी उद्भेदन का एग्जाम्पल है। कोलंबिया का पठार ले लीजिए आप यूएसए में, ठीक है, तो ऐसे विश्व में बहुत सारे पठार हैं, बहुत सारे मैदान हैं जो किसके उदाहरण हैं? फिसर इरप्शन के कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका उद्गार के जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसके आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण की इसको दो भागों में बांटा गया है। अब चलिए कुछ आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी जो उद्गार की अवधि है, यानी पीरियोडिसिटी है, यानी उद्गार की अवधि है, उसके आधार पे हम देखने वाले हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। अभी लास्ट वाले पीपीटी में हमने देखा कि किसके आधार पे देखा था, यानी ज्वालामुखी का नेचर कैसा रहेगा, वो बहुत ही भयानक रहेगा या आराम से निकलेगा, उसके आधार पे। अब हम देखेंगे उद्गार की अवधि के आधार पे, यानी कि कोई ज्वालामुखी जो जिसका इरप्शन हो रहा है, उद्गार हो रहा है, वो कितने टाइम पीरियड के बाद हो रहा है। क्या हमेशा हो रहा है, लगातार हो रहा है, या 2-4 साल हो गया उसके बाद हो रहा है, या अब कभी हो गया था अब नहीं हो रहा है। तो उद्गार की अवधि के आधार पर देखते हैं कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। तो उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो उसे कहते हैं, यानी सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे लगातार मैग्मा लावा क्या है? बाहर आता रहता है 24/7। ठीक है, विश्व में ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने मिलेंगे जिनसे लगातार 24/7 क्या है? मैग्मा बाहर आता रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मात्रा में, जैसे कौन से हैं? माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना कहाँ है? एक द्वीप है भूमध्य सागर में, सिसिली द्वीप, उसी पे ये पाया जाता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी, और इस पे किसका अधिकार है? इटली का। दूसरा है स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली। ये भी ज्वालामुखी किसके पास है? इटली में है। ठीक है, तो माउंट एटना और ये स्ट्राम्बोली, ये दोनों क्या है? एक्टिव वॉल्केनो के एग्जाम्पल है। तीसरा है आपका पिनाटुबो। ठीक है, पिनाटुबो एक ज्वालामुखी है, ये फिलीपींस में है, तो ये भी क्या है? कि एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, बल्कि आपको 4 वॉल्केनो का नाम देकर ये पूछा जाएगा कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा नहीं है। इसलिए आप इसके एग्जाम्पल्स को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा है डॉर्मेंट वॉल्केनो, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। डॉर्मेंट वाल्केनो कहते हैं जो क्या है कि एक बार उद्गार होने के बाद 3-4 साल शांत रहते हैं, उसके बाद पुनः इसमें क्या होता है? उद्गार होता है, यानी एक अंतराल के बाद इसमें उद्गार होता है। उद्गार होने के बाद कुछ वर्ष ये शांत रहेंगे, लेकिन पुनः इसमें क्या हो सकता है? उद्गार
हो सकता है तो उसको बोलते हैं डॉर्मेंट वोल्केनो, या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे आपका एग्जांपल दिया जाए तो एक है आपका विसुवियस, क्या है विसुवियस, और एक है कराकाटोवा। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? डॉर्मेंट वोल्केनो के उदाहरण है। अगला है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी जो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, यानी ऐसे वोल्केनो जिनसे कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं है। ठीक है, रिसर्च के द्वारा पाया गया कि अब इनमें कभी उद्गार नहीं होगा, तो ऐसे वोल्केनो की क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? इसके उदाहरण आपका है ईरान में है आपका पोह सुल्तान, आपका ईरान में एक ज्वालामुखी है पोह सुल्तान, देवबंद, ठीक है, देवबंद, और पोपा। पोपा कहां पर है? म्यांमार में। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? जापान में आपका फ्यूजियामा हो गया। ये सब आपके उदाहरण हैं किसके उदाहरण हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो के। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है? जिनमें कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब भविष्य में उद्गार होने की कोई भी संभावना नहीं बची है। तो ये रहा आपका किसके आधार पर? उद्गार की अवधि के आधार पर क्या रहा आपका वोल्केनो का वर्गीकरण। अब आइए हम बात करते हैं कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कुछ मैग्मा तो धरातल के अंदर ही रह जाते हैं और बहुत सारा मैग्मा बाहर आ जाता है। तो धरातल के अंदर या बाहर रहने पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडस्फॉर्म डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, जिनकी चर्चा करना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से लैंडस्फॉर्म आंतरिक भाग में बनते हैं और कौन से लैंडस्फॉर्म बाह्य भाग में बनते हैं। ठीक है, वोल्केनिक लैंडस्फॉर्म इसको दो भागों में बांटते हैं। एक एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहरी यानी धरातल के ऊपर बनने वाले आपके लैंडस्फॉर्म है, और एक है आपका इंट्रूसिव यानी धरातल के आंतरिक भाग में बनने वाले लैंडस्फॉर्म है। तो धरातल के बाहर बनने वाले लैंडस्फॉर्म कौन कौन से हैं? जैसे पहला है कोन, क्या है? कोन। दूसरा है डोम, डोम क्या है? गुंबद। तीसरा क्या है? प्लेटू, प्लेटू क्या? पठार। चौथा है प्लेन मतलब मैदान। यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इससे बहुत सारे कोन यानी शंकु बनते हैं। जैसे मान ये ज्वालामुखी है, यहाँ से लावा निकलता है। ठीक है, तो ये लावा इससे क्या होता रहता है? ऐसे लगातार जमा होता रहता है इसके आसपास, और ये क्या बन जाता है? एक शंकु बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार से बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा जमा हो गया तो उससे डोम बन गया। प्लेटू का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा प्लेटू और प्लेन में यही अंतर है, केवल ऊंचाई का अंतर है, बाकी फॉर्मेशन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। प्लेन है तो प्लेन क्या क्या होता है कि ये लो लाइंग एरिया होता है। प्लेटू थोड़ा सा प्लेन से क्या होता है? हाइट में ज्यादा होता है। ठीक है, तो कहीं पर उद्गार से प्लेटू बन गया, पठार बन गया। जैसे आप बात कर सकते हैं कोलंबिया का पठार। ठीक है, क्या बात कर सकते हैं? कोलंबिया का पठार। तो ये पठार बन गया, कहीं पर प्लेन बन गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? जो ज्वालामुखी के उद्गार से वाह्य स्थलाकृतियां यानी वाह्य भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां। जो ये कोन है, कोन कई प्रकार से बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहां पर मटेरियल क्या है। ठीक है, उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है, इसके आधार पर जो वाह्य स्थलाकृति है कोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से कोन बनते हैं। एक है आपका सिंडर कोन। ठीक है, क्या? सिंडर कोन। इसको हिंदी में भी ऐसे याद रखिए, इंग्लिश में भी ऐसे याद रखिए। क्या होता है सिंडर कोन में कि इसमें जैसे जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी के उद्गार से भी बहुत सारे छोटे छोटे जो कण होते हैं या धूल राख होते हैं वो इसी के आसपास क्या होते रहते हैं? जमते रहते हैं। आपको देखने पर ये लगेगा कि जैसे चींटियां ढेर बना लेती हैं एक दूसरे के ऊपर, उसी प्रकार से ये आपका शंकु लगता है। कौन सा? सिंडर कोन। इसीलिए इसको कभी कभी चींटी के ढेर के शंकु के नाम से भी क्या है? जानते हैं। किसना किसके नाम से? चींटी के ढेर के नाम से इसको जानते हैं। विश्व में बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी के शंकु पाए जाते हैं जो किसके उदाहरण है? सिंडर कोन के उदाहरण है। जैसे माउंट जोरोल्लो, ठीक है, ये मैक्सिको में है, और माउंट इजाल्को ये कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है, और माउंट कैम बिगिन ये कहाँ पर? आपका फिलीपींस में। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब सिंडर कोन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सिंडर कोन के उदाहरण है। आपको इसको एज इट इज जैसे बताया जा रहा है इसको आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि यूजीसी का निगाह लगातार इस टॉपिक पे बना हुआ है। और अब वो ये नहीं पूछने वाला है कि ज्वालामुखी होता है, ठीक है, या आप नॉर्मल लगा के चले आए कि एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। अब उसके अंदर अब वो जाने लगा है, इसलिए आपको इतना जानना जरूरी है कि सिंडर कोन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोजिट कोन के एग्जाम्पल हैं। तो ये रहा सिंडर कोन। अगला क्या होता है? दूसरे प्रकार का कोन
कंपोजिट कोन। कंपोजिट का मतलब क्या हुआ, एकत्रित, ठीक है। कंपोजिट में क्या होता है कि जब आपके जो बसाल्ट जो आपकी मात्रा होती है सिलिका की बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा गाढ़ा होने पर क्या होता है कि बहुत दूर तक नहीं फैल पाता है, बल्कि जो भी इसके साथ निकलने वाला मटेरियल है वो क्या होता है, इसी के आसपास क्या हो जाता है, पूरा जमा हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद इसी के आसपास जमा हो जाता है। इसलिए जो इसकी ऊंचाई होती है लगातार वो क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है। यानी सभी कोन में जो कंपोजिट कोन होता है वो उसकी ऊंचाई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे यूजीसी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कोन है जिसकी जो हाइट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वो होता है आपका कंपोजिट कोन। अब जो यूजीसी है आपको यहीं पर नहीं छोड़ने वाला है, वो ये भी पूछेगा आपसे कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे वॉल्केनो हैं जो या कौन हैं जो क्या है, कंपोजिट के उदाहरण हैं। तो सबसे ज्यादा इसके जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में। और कौन कौन से हैं, जैसे माउंट रेनियर, माउंट हुड, एक है माउंट शास्ता। क्या है, माउंट शास्ता। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये कंपोजिट कोन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, कंपोजिट कोन के। क्योंकि जब कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो बहुत सारे वहां पर स्थलाकृतियां बनेंगी, ठीक है, तो कोन तो जरूर ही बनेगा। तो यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तीसरा प्रकार है पैरासाइट। क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट कोन क्या होता है, जब एक कोन का निर्माण हो गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, आपका एक कोन बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक नली है, जाता है, इसमें उद्गार होता रहता है, इसमें बहुत सारी नलियां बन जाती हैं। जैसे एक नली ये है, यहाँ से एक नली बन गई, एक नली ये बन गई, यानी शंकु एक तरह से फट जाता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी इसको हिंदी में फटल शंकु भी बोल दिया जाता है। तो पैरासाइट कोन में क्या होता है, बहुत सारी नलिकाएं बन जाती हैं, आपकी नली बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट कोन। क्या बोलते हैं, पैरासाइट कोन। एक होता है आपका बेसिक कोन, जिसको हिंदी में पैटिक कोन भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिक कोन कब बनेगा, बेसिक कोन का निर्माण बेसिकली तब होगा जब सिलिका की मात्रा बेसिक जो लावा होता है उतनी बराबर होगी, यानी 45 से 60 के बीच में होगा। तो उससे जो निर्माण बेसिक, जब सिलिका की मात्रा आपकी 85% होगा तो आपका कौन एसिडिक कोन बनेगा। कौन सा कोन बनेगा, एसिडिक कोन बनेगा। तो आपको याद रखना है इतना कि कोन कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जब मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है तब, ठीक है। तो पहला स्थलाकृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बैथोलिथ। क्या है, बैथोलिथ, ठीक है। आइए देखते हैं कि बैथोलिथ कैसे बनता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये धरातल के आंतरिक का भाग है, ठीक है, ये आपका ऊपरी भाग है, ये धरातल के अंदर, यहाँ उद्गार हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, लेकिन इसकी पास इतनी शक्ति नहीं है कि इसको तोड़ के बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये इसके आंतरिक भाग में कई भागों में जम जाएगा। तो बैथोलिथ क्या होता है, जैसे ये निकला और यही कहीं पर ऐसे गुंबद के आकार का क्या हो गया, जम गया, यानी जो गुंबदाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। आपका क्या दूसरा क्या है, क्या होता है, उत्तल आकार का होता है। किस आकार का होता है, उत्तल आकार का। ये ऐसे बनता है जैसे मान लीजिए ये आपका चट्टान है, ठीक है, नीचे से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है लेकिन इसको तोड़ नहीं पा रहा है, और इस आकार का इसमें क्या हो गया, उभार हो गया इस आकार का। इस किसमें, इस आपके जो है जो है आपका धरातल है, आंतरिक धरातल है, इसमें इस आकार का उभार हो गया और मैग्मा आकर यहीं पर इस स्थलाकृति के क्या बोलते हैं, लोकोलिथ। लोकोलिथ हमेशा याद रखना उत्तल आकार का होगा। एक होता है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होता है, ये तस्तरी नुमा होता है, यानी किसी भी स्थल में जब इस आकार का जम, ठीक है, इस तरह से जब मैग्मा जमता है इस आकार का, जो कि अवतल आकार का होता है, लोपोलिथ बोलते हैं। लोपोलिथ हमेशा याद रखना है, ये तस्तरी नुमा जमाव होता है। एक होता है सिल। सिल क्या होता है, और एक क्या होता है आपका डाइक, यानी जब हॉरिजॉन्टली मैग्मा जम तो सिल बोलेंगे, लेकिन जब वर्टिकली जम जाएगा इस आकार का मैग्मा तो उसको क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। एक और होता है फैकोलिथ। क्या होता है, फैकोलिथ, ठीक है। इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है कि फैकोलिथ क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जो आंतरिक भाग में जो चट्टानें होती हैं वो लहरदार होती है, जैसे कहीं
चट्टानें इस तरह पाई जाती हैं आंतरिक भागों में, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। मैग्मा निकला और ये क्या हुआ, इसके यहाँ पर जम गया, ये मैग्मा जम गया। यानी जब लहरदार चट्टानों के भाग में जो है, ये जो लहरदार चट्टान है, इसके आंतरिक भाग में मैग्मा का निर्माण इस लहरदार मोड में हो जाएगा। क्या बोलेंगे, फैकोलिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैकोलिथ। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं इसका फिगर कैसे होता है, ठीक है। चलिए, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे देखिए कि यहाँ से मान लीजिए क्या है, लावा निकल रहा है, लेकिन ये आपका जो स्थल मंडल है इसको तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, इसी में जम जा रहा है। तो ये पहला है आपका बैथोलिथ। बैथोलिथ ऐसे गुंबद के आकार का क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका बैथोलिथ। ये देखिए आपका दिया हुआ डाइक क्या होता है, ये वर्टिकली जमता है, और सिल क्या होता है, ये सिल होता है, ये हॉरिजॉन्टली जमता है। ये कैसे जमता है, हॉरिजॉन्टली जम जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है लोकोलिथ, और जो अभी आपको बताया गया है एक होता है बैथोलिथ और एक होता है थाइकोलिथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा फिगर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, वोल्केनो में कुछ और चीजें रह गई हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला दिया हुआ है गीजर। तो आइए जानते हैं कि गीजर क्या होता है। गीजर बेसिकली क्या होते हैं, ये जो हॉट वाटर होते हैं, सोर्स होते हैं, ठीक है। हॉट वाटर के क्या होते हैं, ये सोर्स होते हैं, ठीक है। यानी जो गीजर ये क्या होते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं, जिनसे क्या होता है, समय समय पर गर्म जल क्या होता है, धरातल से निकलता रहता है। क्या होता है कि इनसे टाइम टू टाइम, कंटिन्यूसली नहीं बल्कि टाइम टू टाइम, यानी निकला कुछ देर आराम रहा फिर निकला, ठीक है। यानी टाइम टू टाइम जो गीजर होता है उससे गर्म जल के स्रोत बाहर निकलते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गीजर। जैसे पश्चिम में एक है येलो स्टेशन पार्क। क्या है, येलो स्टेशन नेशनल पार्क है, वहां पर एक है ओल्ड फेथफुल गीजर। क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर। तो ये गीजर का क्या, हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग भी क्या होते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं। लेकिन हॉट स्प्रिंग और गीजर में ये अंतर है कि हॉट स्प्रिंग से कंटिन्यूअस, अविराम, ठीक है। यानी अविराम का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली गर्म जल बाहर निकलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं। भारत सहित पूरे विश्व में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर में एक हॉट स्प्रिंग का नाम है पूगा घाटी, ठीक है। क्या है, पूगा घाटी, ठीक। हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, मणिकर्ण मिलेगा। क्या है, मणिकर्ण, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है, मणिकर्ण का आपका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्या हैं हॉट स्प्रिंग के उदाहरण है, जैसे तातीपाका है, ठीक है। क्या है, तातीपाका है। और ऐसे बहुत सारे आपको बिहार में मिल जाएंगे, राजगीर जैसे जिलों में। तो ये गर्म जल के स्रोत हमारे लिए हैं, इनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे क्या निकलता रहता है, गर्म जल निकलता है, तो गर्म जल से क्या निकलता है, दो वाष्प निकलता रहता है, और इस वाष्प का प्रयोग करके हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो भविष्य में ऐसा देखा जाता है, ठीक है, कि इनसे क्या है, हम बिजली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत में बहुत सारी जगहों पर बिजली बनाई भी जा रही है। विश्व के जो विकसित देश हैं वहां पर इसका खूब अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक होता है फ्यूमारोल, उसको हिंदी में बोलते हैं धुआंरे। क्या बोलते हैं, धुआंरे। धुआंरे क्या होते हैं, बेसिकली जब ज्वालामुखी, जब कहीं पर उद्गार हुआ और उसके उद्गार के बाद क्या होता है कि उससे लावा तो नहीं निकलता है, लेकिन कंटिन्यूअस क्या निकलता रहता है, गैस और H2O यानी वाटर वेपर। यानी लावा तो नहीं निकलता, विभिन्न मात्रा में गैसें निकलती हैं और जलवाष्प निकलता रहता है। क्योंकि गैसें क्या होती हैं, ये अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए आपको धुआंरे नजर नहीं आएंगे। क्या है कि कोई धुआंरा है, तो धुआंरे में अगर आप कुछ फेंकोगे, ठीक है, सूखी लकड़ी डाल दिया जाए तो वो आपको जलता हुआ प्रतीत होगा, तो आपको है धुआंरे है। विश्व में बहुत सारे ऐसे जो है जगह है जहां पर धुआंरे को देखने को मिलता है। जैसे
अलास्का में एक जगह है कटमई, ठीक है। कटमई को बोला जाता है अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, या 10,000 धुआरों की घाटी बोला जाता है। सबसे अधिक धुआरे कहाँ हैं? कटमई में है। कटमई में क्या बोला जाता है इसको? अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, यानी 10,000 धुआरों की घाटी। अगला है बे ऑफ प्लेंटी, ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में एक खाड़ी है जिसका नाम है प्लेंटी की खाड़ी। यहाँ पर भी क्या है? बहुत सारे धुआरे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या हैं? धुआरे हैं। तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। इसी में एक होता है सोल्फा तारा। सोल्फा तारा क्या होता है? बेसिकली ये भी क्या होते हैं, जो ज्वालामुखी के जब अंत हो जाता है तो ये उसके परचायक होते हैं। ये अगर कहीं पर सोल्फा तारा मिल रहा है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी का लगभग अब क्या हो गया है? अंत हो गया है। सोल्फा कैसे निकलती रहती हैं, लेकिन उसमें एक तत्व होता है गंधक। गंधक की मात्रा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सोल्फा तारा। यानी जहां गंधक की मात्रा ज्यादा निकलेगी, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? सोल्फा तारा बोला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका ज्वालामुखी हो गया। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति हो गई, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, इसका वर्गीकरण हो गया, विद्वान के भी नाम बताए गए। तो इतने डायमेंशन को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें प्रमुख ज्वालामुखी का वितरण कैसे है, इसको हम जो है अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि विश्व में कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ हैं, क्योंकि इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है अभी यूजीसी फिलहाल नहीं पूछ रहा है। कुछ ज्वालामुखी कभी पूछा गया है, तो जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं वो आपको क्या है अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। उतने कम टाइम में ऐसा रिवीजन कोर्स आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सके, ठीक है, जो इससे अभी भी क्या है अपरिचित है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।